नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के इस विशेष कार्यक्रम खबर दुनिया की में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु। खबर दुनिया की यानी बीते हफ्ते भर में दुनिया के विभिन्न हिस्सों में घटित सभी अहम खबरें लेकर हम हाजिर हैं। अगले आधे घंटे में खबरें होंगी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की, कूटनीति की, सामाजिक उथल पुथल की और झांकी होगी फिल्म, संगीत और कला जगत की। लेकिन सबसे पहले आइए शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। पनामा पेपर्स लीक से पूरी दुनिया में मचा हड़कंप। विश्व की कई बड़ी हस्तियां आई लीक की चपेट में। टैक्स हेवन देशों में पैसा जमा कराने का हुआ सनसनीखेज खुलासा। अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी हासिल करने की दौड़ में शामिल बर्नी सैंडर्स ने वायोमिंग में दी हिलरी को मात। पिछले 8 चुनावों में सैंडर्स की ये 7वीं जीत। उत्तर कोरिया ने अमेरिका तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल इंजन के सफल परीक्षण का किया दावा। अमेरिका ने दावे को बताया उत्तर कोरिया का बड़बोलापन। पिछले 5 महीनों से फरार चल रहा पेरिस हमलों का बाकी बचा एक अहम संदिग्ध मोहम्मद अबरीनी ब्रसेल्स में गिरफ्तार। अबरीनी ने माना ब्रसेल्स हमले के वक्त वो एयरपोर्ट पर था मौजूद। और इजराइल में तलाक के लिए पति की सहमति का लंबे समय से है हजारों महिलाओं को इंतजार। जिंदगी से जंग लड़ती ऐसी महिलाओं को कहा जाता है ये गुनाह था। और सबसे पहले शुरुआत अमेरिका से, जहां एक पेपर के खुलासे ने दुनिया के कई बड़े नेताओं की नींद उड़ा दी। और अब तक के सबसे बड़े खुलासे, जी हम बात कर रहे हैं पनामा पेपर्स लीक की। इस खुलासे ने दुनिया में हंगामा मचा दिया है। कई देशों के राजनेताओं, स्टार्स और खेल से जुड़ी हस्तियों द्वारा टैक्स हेवन देशों में कंपनियों और बैंकों के जरिए पैसा जमा करने के सनसनीखेज खुलासे के बाद कहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष को इस्तीफा देना पड़ा तो कहीं जांच समूह गठित करने पड़े। दुनिया के कई बड़े राजनेता, राष्ट्र प्रमुख, फिल्मी और खेल हस्तियों की धड़कनें तेज हो गई हैं। दरअसल बात ही ऐसी है, एक ऐसा खुलासा हुआ है जो दुनिया के अर्थतंत्र के पीछे छिपी कमजोरियों को बेनकाब कर दिया है, जिसकी आंच इन कमजोरियों का बेजा फायदा उठाने वालों पर पड़नी लाजमी है। इन लोगों ने कथित तौर पर मोसेक फोंसेका फर्म की मदद से टैक्स बचाने के लिए नई कंपनियां गठित की और टैक्स हेवन देशों में अपना पैसा जमा करवाया। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संगठन इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म ने पनामा स्थित कानूनी सलाहकार फर्म मोसेक फोंसेका से लीक हुए दस्तावेजों की महीनों तक की गई पड़ताल के निष्कर्षों को सार्वजनिक किया है। जांच में तकरीबन 140 राजनीतिकों का नाम भी शामिल है, जिसमें से अलग अलग देशों के 12 पूर्व या मौजूदा प्रमुख हैं। इनमें चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, आइसलैंड के प्रधानमंत्री डेविड गुलनाक्सन, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ, यूक्रेन के राष्ट्रपति पेट्रो पोरोशेंको और सऊदी अरब के बादशाह का नाम शामिल है। इसके अलावा अभिनेता जैकी चैन, प्रसिद्ध फुटबॉलर मेसी सहित कई ऐसे बड़े लोगों के नाम शामिल हैं। खुलासे के बाद दुनिया भर के कई देशों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। आइसलैंड के प्रधानमंत्री ने अपने खिलाफ हुए प्रदर्शनों के बाद इस्तीफा दे दिया है। चीन ने इन खबरों पर रोक लगा दी है, जबकि पाकिस्तान ने जांच बैठा दी है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने अपने पिता का नाम आने पर सफाई पेश की है। धूमिल होती छवि को बचाने के लिए पनामा सरकार ने जांच में सहयोग पर भरोसा देते हुए कहा है कि ऑफशोर कंपनियां गैर कानूनी नहीं हैं और उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि उसके ग्राहक उन कंपनियों का कैसे इस्तेमाल करते हैं। हो सकता है कि ये कंपनियां गैर कानूनी ना हो, लेकिन 2 लाख से अधिक छुपे रुस्तमों का राज छिपा कर रखना शक पैदा करने के लिए काफी है। दरअसल मोसेक फोंसेका जर्मनी और ब्राजील में मनी लॉन्ड्रिंग के लिए पहले से ही बदनामी झेल रही है। ऐसे में सफाई जो भी दी जाए वो बेमानी ही होगी। अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी की रेस में शामिल बर्नी सैंडर्स ने वायोमिंग राज्य में हुए मुकाबले में जीत दर्ज की है। इस तरह सैंडर्स ने हाल में 8 राज्यों में से 7 राज्यों में उम्मीदवारी के मुकाबले जीते हैं। हालांकि हिलरी क्लिंटन अब भी दौड़ में आगे हैं। उधर रिपब्लिकन पार्टी के टेड क्रूज को और अधिक प्रतिनिधियों का समर्थन हासिल करने की उम्मीद है। शुक्रवार उन्हें 21 प्रतिनिधियों का समर्थन था, जबकि ट्रंप सिर्फ 2 का समर्थन जुटा पाए हैं। तकरीबन 50 सालों के संघर्ष के बाद कोलंबिया में फार्स गुरिल्ला समूह और सरकार के शांति वार्ता के प्रयासों के सामने अब कोलंबिया की जनता एक बड़ी रुकावट बनती दिख रही है। देश में शांति वार्ता के खिलाफ एक नया विरोध शुरू हुआ है, जिसका नेतृत्व पूर्व राष्ट्रपति एल्वारो उरिवे की पार्टी कर रही है। देश के 20 से ज्यादा शहरों में शांति प्रक्रियाओं के खिलाफ प्रदर्शन हुए हैं।
करीब 50 साल से कोलंबिया में खूनी संघर्ष खत्म करने के मकसद से सरकार द्वारा गुरिल्ला समूहों के साथ वार्ता शुरू करना देश की आम जनता को रास नहीं आया और वो सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आई। दरअसल करीब 2 हफ्ते पहले गुरिल्ला समूह नेशनल लिबरेशन आर्मी ने एक पुलिस कर्मी को बंधक बना लिया था, जिसके बाद शांति वार्ता की शर्तों पर उसे रिहा किया। गुरिल्ला समूह के विद्रोहियों द्वारा 20 मार्च को पुलिस कर्मी को अगवा कर लिया गया था, लेकिन 3 दिन बाद ही उसे उत्तरी कोलंबिया में रेड क्रॉस के अधिकारियों को सौंप दिया गया। सरकार शांति वार्ता के लिए राजी क्या हुई, आवाम का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। शांति वार्ता का स्वागत करने के बजाय राजनीतिक दल अपनी रोटियां सेकने लगे। विद्रोही समूहों से वार्ता के खिलाफ रहे पूर्व राष्ट्रपति अल्वारो उरिबे की पार्टी ने प्रदर्शनकारी समूहों को नेतृत्व प्रदान किया। देश के 20 से ज्यादा शहरों में राष्ट्रपति जुआन मैनुअल सैंटोस और एएफआरसी गुरिल्लाओं के साथ उनकी सरकार की शांति प्रक्रियाओं के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। पूर्व उपराष्ट्रपति फ्रांसिस्को ने कहा कि प्रदर्शन का कारण सरकार के खिलाफ जनभावना का असंतोष है। दरअसल लैटिन अमेरिका का सबसे बड़ा और सबसे पुराना गुरिल्ला समूह फार्क कोलंबिया में सरकारी सेनाओं के खिलाफ करीब 5 दशक से लड़ाई लड़ रहा है। गुरिल्ला वार को दुनिया के सबसे जानलेवा संघर्षों में गिना जाता है। बहरहाल वार्ता के 3 साल से ज्यादा समय के बाद ये सफल निष्कर्ष पर पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। फार्क और सरकारी सेनाओं के बीच हिंसक संघर्ष में अब तक 2 लाख से ज्यादा की मौत हुई है और करीब 40,000 लोगों का अब तक पता नहीं चल पाया है। बांग्लादेश में एक के बाद एक कई धर्मनिरपेक्ष लेखकों और कार्यकर्ताओं की हत्या के बाद अमेरिका ने कहा है कि वह कुछ चुनिंदा ब्लॉगरों को शरण देने पर विचार कर रहा है, जिनके ऊपर खतरा बना हुआ है। अमेरिकी अधिकारी की यह टिप्पणी बांग्लादेश में हिंसक इस्लामी अतिवादियों के खिलाफ बोलने के कारण एक विधि छात्र की नृशंस हत्या के बाद आई है। अमेरिका बांग्लादेशी ब्लॉगरों को शरण देने पर विचार कर रहा है, तो वहीं उत्तर कोरिया अमेरिका को घुड़की दे रहा है। उत्तर कोरिया ने एरोनॉटिकल बैलिस्टिक मिसाइल के लिए डिजाइन किए गए एक नए इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण करने का दावा किया है। सरकारी समाचार एजेंसी KCNA ने कहा है कि ये नई तरह का इंजन है जो अमेरिका पर परमाणु हमला करने की क्षमता को सुनिश्चित करेगा। परीक्षण के दौरान उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन भी मौजूद थे। अमेरिका ने इस दावे को उत्तर कोरिया का बड़बोलापन बताया है। इस बीच दक्षिण कोरिया के गैर सरकारी कार्यकर्ताओं ने उत्तर कोरिया के खिलाफ मनोवैज्ञानिक लड़ाई छेड़ दी है। कई कार्यकर्ताओं ने सीमावर्ती इलाके में पैम्फलेट और हैंडबिल के गुब्बारों के जरिए उत्तर कोरिया की तरफ भेजा है। चीन ने सूक्ष्म गुरुत्व और अंतरिक्ष जीवन विज्ञान का अध्ययन करने में वैज्ञानिकों की मदद करने के लिए वापस लौट आने वाले अनुसंधान उपग्रह का प्रक्षेपण किया। अंतरिक्ष में रहने के दौरान यह कुल 19 प्रयोगों को अंजाम देगा। इसके बाद यह नतीजों के साथ पृथ्वी पर लौट आएगा। सऊदी अरब और मिस्र को जमीनी रास्ते के जरिए जोड़ने के लिए लाल सागर पर पुल बनाया जाएगा। मिस्र के दौरे पर पहुंचे सऊदी अरब के बादशाह सलमान ने कहा है कि इस रास्ते के बन जाने से दोनों देशों के व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। मिस्र के राष्ट्रपति ने कहा कि इस पुल को सलमान के नाम पर रखा जाएगा। इससे पहले भी लाल सागर पर पुल बनाने का प्रस्ताव रखा गया, लेकिन कभी भी यह हकीकत का रूप धारण नहीं कर सका। सोमवार को जिनेवा में फिर से सीरिया शांति वार्ता बहाल होगी। सीरियाई शासन के वार्ताकार संसदीय चुनाव के पूरा होने के बाद ही बातचीत के लिए पहुंचेंगे। संयुक्त राष्ट्र के मध्यस्थ स्टेफन दी मिस्तूरा ने पहले कहा था कि वह आगामी 9 अप्रैल को बातचीत फिर शुरू करना चाहते हैं। अर्मीनिया और अजरबैजान के बीच 1994 में युद्ध खत्म होने के बाद से ही नागोर्नो कोराबाख इलाके पर अर्मीनियाई अलगाववादियों का कब्जा है। लगभग 2 दशक बाद हाल ही में अजरबैजान ने नागोर्नो कोराबाख इलाके में अर्मीनिया के साथ हुई झड़पों के बाद एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा की है। अजरबैजान और आर्मीनिया के सरहद पर करीब 2 दशकों तक शांति रहने के बाद एक बार फिर गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई दी है। ताजा मामले में अजरबैजान के टैंकों, तोपों और हेलीकॉप्टरों ने काराबाख में गोलियां बरसाई हैं। अजरबैजान इसे रक्षात्मक कार्रवाई बताकर सामरिक दृष्टि से अहम 2 पहाड़ियों और एक गांव पर कब्जा कर लिया है। अजरबैजान का कहना है कि आर्मीनियाई सैनिकों द्वारा उकसावे की कार्रवाई के बाद ये कदम उठाया गया है। वहीं आर्मीनिया इस संघर्ष को 1994 के संघर्ष विराम के बाद अब तक व्यापक स्तर पर हुए संघर्षों में से एक बता रहा है।
हालांकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा व्यापक आलोचनाओं के बाद अजरबैजान ने एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा कर दी है, लेकिन आर्मीनिया ने इसे झूठ का पुलिंदा बताते हुए हमले जारी रहने की बात कही है। दोनों देशों को हथियार बेचने वाले रूस ने तत्काल संघर्ष विराम कर संयम बरतने की अपील की है। दरअसल ये इलाका 1990 के दशक से ही विवादों में है। तब आर्मीनिया समर्थित अलगाववादियों ने इस इलाके को अजरबैजान से छीन लिया था। आर्मीनियाई अलगाववादियों ने नारगोनी कारबाख के पहाड़ी इलाके पर कब्जा कर लिया था। नारगोनो एक पहाड़ी इलाका है जो अजरबैजान में है, लेकिन यहाँ आर्मीनियाई लोग बहुसंख्यक में हैं। दक्षिण कॉकेशस के इस इलाके में तेल व गैस बहुतायत में है, जो यूरोप में आपूर्ति के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अजरबैजान ने कई बार धमकी दी थी कि वो सैन्य ताकत के दम पर नागोर्नो को दोबारा हासिल कर लेगा। इस इलाके में अजेरी और आर्मीनियाई समुदाय के बीच 1991 में संघर्ष भड़का था, जो 30,000 लोगों की जान लेने के बाद 1994 में खत्म हुआ। आर्मीनिया से वित्तीय व सैन्य मदद के चलते नागोर्नो अजरबैजान के नियंत्रण से बाहर हो गया था। संघर्ष विराम होने के बावजूद शांति समझौते पर अभी तक दस्तखत नहीं है। अजरबैजान के आक्रामक रुख को देखते हुए आर्मीनिया आपसी सैन्य सहायता संबंधी एक करार पर हस्ताक्षर करने का विचार कर रहा है, ताकि सैनिकों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए उपयुक्त कदम उठाया जा सके। दुनिया के कई मुल्कों में मृत्युदंड को समाप्त किए जाने का मुद्दा फिलहाल बहस के स्तर पर है। ऐसे में एमनेस्टी इंटरनेशनल की एक नई रिपोर्ट बताती है कि दुनिया भर में मृत्युदंड के इस्तेमाल में जबरदस्त इजाफा हुआ है। पिछले साल में 1600 से ज्यादा लोगों को मौत की सजा दी गई। अपराध पर अंकुश लगाने का प्रयास हर समाज सदियों से अपने अपने अंदाज में करता रहा है। प्राचीन जमाने से लेकर आज के सभ्य समाज तक सजाए मौत का एक बेरहम तरीका कायम है, जिसे लेकर अक्सर बहस होती रहती है। वक्त की सभ्य चादर ने मृत्यु दंड की सजा को कुछ समय के लिए भले ही ढक दिया हो, लेकिन नए खुलासे बताते हैं कि ये क्रूर रिवाज आज भी तेजी से फल फूल रहा है। मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल ने 2014 की तुलना में 2015 में दुनिया में मृत्युदंड देने में 50% के इजाफे का दावा किया है। एमनेस्टी की माने तो दुनिया भर में 1989 के बाद 2015 में सबसे अधिक मौत की सजा दी गई। इस फेहरिस्त में चीन सबसे ऊपर रहा, लेकिन पहले की तुलना में थोड़ा सुधार जरूर दर्ज किया गया। 2015 में 1634 लोगों को मौत की सजा दी गई। इनमें से 89% मामले ईरान, पाकिस्तान और सऊदी अरब के थे। ईरान में ज्यादातर मादक पदार्थों से जुड़े अपराध के लिए फांसी दी गई। 2014 में 743 लोगों को, जबकि वर्ष 2015 में 977 फांसी दी गई। उधर सऊदी अरब में 76% की वृद्धि दर्ज की गई। सऊदी 158 फांसी के साथ इस सूची में तीसरे नंबर पर है। दहशतगर्दी की आग में जल रहे पाकिस्तान ने 2014 में फांसी की सजा को खत्म कर 326 को फांसी दी। अमेरिका में इस साल मौत की सजा में कमी आने के बावजूद 28 लोगों को फांसी पर लटका दिया गया। भारत, अमेरिका, ईरान, जापान, चीन और अरब समेत 52 देशों में अभी भी मौत की सजा का प्रावधान है। 192 में से 140 देशों ने अपने यहाँ से मृत्यु दंड का प्रावधान हटा दिया है। यूरोपीय संघ ने तो न सिर्फ मृत्यु दंड की सजा को खत्म किया है, बल्कि अपनी सदस्यता के लिए इसे न होना भी एक अनिवार्य शर्त बना दी है। हालांकि बेलारूस को छोड़कर यूरोप के अन्य किसी भी देश में मृत्यु दंड का प्रावधान नहीं है। फिजी, मेडागास्कर और सूरीनाम जैसे 102 देशों ने 2015 में मौत की सजा से जुड़े अपने कानूनों में बदलाव करते हुए इसे पूरी तरह से खत्म कर दिया है। मौत की सजा के पीछे अपराध पर अंकुश लगाने का तर्क दिया जाता है, लेकिन कई देश ऐसे हैं जहां मृत्यु दंड के बावजूद अपराध का ग्राफ कम नहीं हो रहा। लिहाजा इस पर गंभीरता से विचार करना होगा। अपराध पर अंकुश लगाने के लिए कई देश फांसी को बता रहे हैं जायज, तो फांसी को गलत बताने वाले यूरोप में पकड़ा गया पेरिस का गुनहगार। पिछले साल नवंबर में हुए पेरिस हमले के बाकी बचे एक अहम संदिग्ध को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार व्यक्ति का नाम मोहम्मद अबरीनी है। अबरीनी 5 महीनों से फरार चल रहा था। ब्रसेल्स एयरपोर्ट पर 22 मार्च को हुए हमले से जुड़ी एक सीसीटीवी फुटेज में हैट वाले जिस संदिग्ध को दिखाया गया है वो अबरीनी है।
इस बीच बेल्जियम के सरकारी वकील ने कहा है कि गिरफ्तार अबरीनी ने हमले के वक्त एयरपोर्ट पर होने की बात कबूल कर ली है। नीदरलैंड्स की सरकार यूरोपीय संघ और यूक्रेन समझौते पर जनमत संग्रह कराने के बाद एक नए संकट में फंस गई है। यूरोपीय संघ के सभी 28 देशों में से अब नीदरलैंड्स ही एकमात्र ऐसा देश है जिसने यूक्रेन समझौते को मंजूर नहीं किया है। हालांकि जनमत संग्रह से पहले ही डच संसद के दोनों ही सदन इसे लेकर सहमति जता चुके हैं। ऐसे में अब सबकी नजरें 12 अप्रैल पर हैं। जिसे संसद ने हरी झंडी दिखा दी थी, उसे जनता ने बाहर का रास्ता दिखाया तो खलबली मच गई। नीदरलैंड्स की जनता जनमत संग्रह के जरिए यूक्रेन को यूरोपीय संघ में शामिल करने की कवायद पर भारी मतों से विराम लगा दिया। इस जनमत संग्रह को यूरोपीय संघ विरोधी भावना को परखने की तरह भी देखा जा रहा है। लिहाजा जनता ने 99.8% मतों में से 61.1% नहीं के पक्ष में वोट डालकर अपनी भावना प्रकट कर दी। इस समझौते का मकसद सोवियत संघ का हिस्सा रहे और युद्ध झेल रही यूक्रेन के साथ व्यापार संबंधों को दुरुस्त करना था। जनता ने बता दिया कि यह समझौता नीदरलैंड्स के हक में नहीं है। धुर दक्षिणपंथी डच सांसद ग्रीट विल्डर्स का मानना है कि जनता का फैसला यूरोपीय संघ के अंत की शुरुआत की ओर इशारा करता है। बावजूद इसके फ्रांस और जर्मनी ने यूरोपीय संघ के यूक्रेन के साथ हुए समझौते को समर्थन जारी रखने की बात कही है। यूरोपीय संघ के सभी 28 देशों में से अब नीदरलैंड्स ही एकमात्र ऐसा देश है जिसने यूक्रेन समझौते को मंजूर नहीं किया है। हालांकि जनमत संग्रह से पहले ही डच संसद के दोनों ही सदन इसे लेकर सहमति जता चुके हैं। इस जनमत संग्रह पर रूस की खास नजर थी। साथ ही ये ब्रिटेन के लिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा था, जहां जून में यूरोपीय संघ से निकलने के लिए जनमत संग्रह होना है। हालांकि अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि आगे क्या होना है। सरकार अब तक समझौते के पक्ष में खड़ी है और फैसले को 12 अप्रैल तक टाल दिया गया है। संभावना जताई जा रही है कि पहले से ही शरणार्थी संकट से जूझ रही नीदरलैंड्स की गठबंधन सरकार अपने मतदाताओं को संतुष्ट करने के लिए EU यूक्रेन समझौते के कुछ प्रावधानों को हटाए जाने का रास्ता तलाशेगी। इसका एक परिणाम ये भी हो सकता है कि शरणार्थियों के विरोध के चलते पहले से ही समर्थन पा रही विल्डर्स की फ्रीडम पार्टी को और ज्यादा उभार का मौका मिले। अब खबर अफ्रीका से, जहां जैकब जुमा की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति जैकब जुमा के खिलाफ देश में काफी विरोध प्रदर्शन हो रहा है। उन्हें हटाने को लेकर संसद में लाए महाभियोग प्रस्ताव के गिरने के बाद भी जुमा के खिलाफ प्रदर्शन का दौर जारी है। चर्च, शैक्षिक और दूसरे संगठनों का एक गठबंधन जुमा के खिलाफ अभियान चला रहा है। कुछ ही दिन पहले देश की शीर्ष अदालत ने फैसला सुनाया था कि अपने निजी घर पर सरकारी खजाने से करोड़ों डॉलर खर्च कर उन्होंने संविधान का उल्लंघन किया। कहते हैं गुजरा जमाना वापस नहीं आता, लेकिन बीते वक्त के रोमांच का एहसास किया जा सकता है। जी हां, संग्रहालय घूमकर अपनी पुरानी परंपरा या अलग अलग कालखंड को बखूबी जान सकते हैं। दुनिया भर में संस्कृति को सहेज कर रखने वाले 10 सबसे खास संग्रहालय से हम दर्शकों को रूबरू करा रहे हैं। विरासतों को संजोए संग्रहालय पुरानी संस्कृति और सभ्यता से लोगों को रूबरू कराते हैं। ये उस दौर की जीवन शैली का एहसास कराते हैं जिसे सदियों पहले जिया गया था। इन्हीं में से एक है सेन नदी के तट पर बना प्रतिष्ठित पेरिस संग्रहालय म्यूजे d'Orsay। 19वीं और 20वीं सदी की कला और घरों पर आधारित है ये संग्रहालय। स्पेन का गुगनहिम संग्रहालय 1997 में खोला गया। इसे शीशे और चूना पत्थर के ढांचे को टाइटेनियम के साथ ढाला गया है। द आई के नाम से मशहूर ब्राजील का ऑस्कर नीमियर संग्रहालय एक पीले खंबे पर रखी बड़ी इंसानी आंख जैसा दिखता है। लंदन का ब्रिटिश संग्रहालय तो 1852 में खोला गया। संग्रहालय की विशाल दक्षिणी प्रवेश द्वार की प्रेरणा प्राचीन मिस्र से ली गई है। कनाडा का रॉयल ओंटारियो संग्रहालय देश में इतिहास, कला और संस्कृति का सबसे बड़ा संग्रहालय है। इसमें 60 लाख से ज्यादा वस्तुएं हैं। मैक्सिको सिटी में बना मुजियो सोमाया 1994 में बनाया गया निजी संस्कृति संस्थान है। 16,000 षटकोणीय एल्यूमिनियम टाइलों से तैयार 151 फीट ऊंचे इस संग्रहालय में 6 मंजिलें हैं।
रूस के सेंट पीटर्सबर्ग का हर्मिटेज संग्रहालय दुनिया के सबसे बड़े और पुराने संग्रहालयों में से एक है। 30 लाख से ज्यादा कला और संस्कृति को दर्शाते इस संग्रहालय का उद्घाटन रानी कैथरीन ने 1764 में किया। इनमें पूर्व रूसी जारों का निवास रहा विशाल हरा और सफेद विंटर पैलेस भी शामिल है। 52 गैलरी वाला वेटिकन सिटी संग्रहालय दुनिया के सबसे बड़े संग्रहालयों में से एक है। 1970 में जब ओसाका के नेशनल म्यूजियम ऑफ आर्ट की मूल इमारत तबाह हो गई, तब सीजर पैली के डिजाइन पर नई इमारत तैयार की गई। इमारत का मुख्य हिस्सा जमीन के अंदर है और सिर्फ प्रवेश करने का परिसर ही जमीन के ऊपर है। धार्मिक नियमों और कानूनों की आड़ में हो रहे महिलाओं के सामाजिक शोषण का नाम है एगुनाथा, यानी बेड़ी में जकड़ी हुई महिला। किस्सा है इजराइल का। महिलाओं के स्वाभिमान और सम्मान के आड़े आते शरिया पर पूरी दुनिया में लंबे अरसे से बहस जारी है। वो 2 बच्चों की मां है। पति के साथ कई साल रहने के बाद रिश्तों में कड़वाहट आ गई। रोज रोज की अनबन से जिंदगी तंग होती जा रही थी। तभी नरक होती जिंदगी से निजात हासिल करने का इरादा कर लिया। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि इस्राएली समाज में पत्नी को पति से अलग होने के लिए पति की रजामंदी जरूरी है। बगैर उसकी सहमति के पत्नी तलाक ले नहीं सकती है। इस सहमति को कानूनी रूप से गेट कहा जाता है। पति ने अगर गेट यानी सहमति नहीं दी है तो यहूदी कानून के मुताबिक वो किसी दूसरे शख्स से शादी नहीं कर सकती है। अगर इस दौरान किसी दूसरे मर्द से कोई बच्चा पैदा होता है तो वह अवैध माना जाएगा, यानी उसका कोई बाप नहीं होगा। लिहाजा चाहकर भी ये महिला पिछले 4 सालों से तलाक नहीं ले पा रही है। पिछले कई सालों से इस महिला को पति के एक हाँ का इंतजार है, जो उसकी जिंदगी में खुशियां ला सकता है। इस्राएली समाज में इस महिला का ये अकेला दर्द नहीं है। हजारों ऐसी महिलाएं हैं जो पति की प्रताड़ना से मुक्ति पाने की भरसक कोशिश कर रही हैं, लेकिन धार्मिक कानून के आगे बेबस हैं। ऐसी महिलाओं को यगुनाथा यानी बेड़ी में जकड़ी हुई महिला कहा जाता है। आम तरीके से ऐसी महिलाओं की सुनवाई धार्मिक अदालतों में होती है। ऐसे मुकदमों के फैसले आने में या तो देरी होती है या फैसले को गंभीरता से लागू नहीं किया जाता है, जिसका लाभ उठाकर पति पत्नियों को तलाक के लिए सहमति नहीं देते हैं। लेकिन अब इसे सामाजिक बदलाव कहिए या धार्मिक संस्थाओं को मजबूत करने का कदम। इस बार रब्बी की अदालत ने 2 बच्चों की इस मां के मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए महिला के पति ओडेस ग्यूस को खूब लताड़ा। अदालत ने ग्यूस के सामाजिक बहिष्कार का हुक्म सुनाते हुए प्रार्थना सभा में शामिल होने पर रोक लगा दी। साथ ही कादिश यानी किसी करीबी के जनाजे में शामिल होने पर भी प्रतिबंध लगा दिया। अदालत का फैसला जब सोशल साइट पर आया तो लोगों का ध्यान समाज के इस तबके की ओर गया। अदालत की यह फैसला ऐसी महिलाओं के लिए मील का पत्थर साबित हो सकता है। और खबर दुनिया की कार्यक्रम के आज के इस अंक में बस इतना ही। आप अपने सुझाव और अपनी प्रतिक्रियाएं हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है khabarduniaki@gmail.com। और आइए जाते जाते डालते हैं एक नजर ताइवान में आयोजित एक धार्मिक समारोह पर, जहां हजारों श्रद्धालुओं ने रंग बिरंगे पोशाक में माजू देवी की शोभा यात्रा में हिस्सा लिया। लीजिए इन झलकियों का मजा और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।